नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि कंप्यूटर का जो मेन इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कहाँ से शब्द लिया गया, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य काम, कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस की स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, ऑटोमेशन होता है, वर्सेटैलिटी होती है, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग फिलहाल कंप्यूटर के इतिहास पे आ चुके थे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सीधी बात है कि कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं। इवॉल्व का मतलब क्या, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, कि कोई भी मशीन अगर हम कहें तो एसी जिस तरह का आज बन रहा है, क्या पहले ही बनता हो, नहीं, उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई। टीवी जैसा हम देखते हैं, स्मार्ट टीवी, पहले के टीवी कैसे होते थे, तो जय बात कोई भी अगर चीज़ बन रही है तो वो धीरे धीरे और एडवांस होती हुई चली जा रही है, ठीक है, कि आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी इस तरह की कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग टीचिंग कर पा रहे हैं और आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वही चीज़ है। तो कंप्यूटर का इतिहास कैसा रहा है, लंबा इतिहास रहा है, ठीक है। तो एक टेबल के फॉर्म में सारी चीज़ें हैं कि इन्वेंशन कब हुआ, यानी कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर की कुछ मशीनें बनी, नाम अलग अलग पड़े, और धीरे धीरे फिर कंप्यूटर हमारे आज के समय का आधुनिक कंप्यूटर बना। इन्वेंटर कौन रहे या किस देश की बात हो रही है, उसकी खूबियां क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और उसका यूसेज कहां पे हुआ। एप्लीकेशन का मतलब क्या, यूसेज, ठीक है, वो पर्टिकुलर यूज कहां हुआ, किस पर्पज से वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा, ठीक है, उपयोगी रहा। तो सबसे पहला नाम आता है किसका, एबाकस का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1602, सोचिए कितनी पुरानी बात है, ठीक है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चाइना में, और ये आपका फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमने हाईलाइट भी कर रखी है आपके समझने के लिए। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हाँ, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, तो आंसर क्या है, एबाकस, दैट डेवलप्ड इन चाइना, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑपरेशन कैलकुलेशन ऑफ द स्क्वायर रूट्स, ठीक है, ये भी परफॉर्म हो जाते थे। फिलहाल कौन सा इन्वेंशन हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है, और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। उसके बाद नेपियर बोन्स, ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको हाईलाइट कर देते हैं कि इसके बारे में पूछा गया है। नेपियर बोन्स ये भी एक तरह की इन्वेंशन हुआ था 1617 में, ये 1602 1617, ठीक है, ईयर पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है, याद करता अच्छी बात है, ठीक है। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, होल्डिंग नंबर 0 to 9 ओनली रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कैलकुलेटिंग रिजल्ट, ठीक है। परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन में भी आ गया था, नंबर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर द कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड द रॉप्टोलॉजिया, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पैस्कलाइन, ये थोड़ा सा मतलब याद रखिएगा। ब्लैसिक पास्कल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, फ्रांस के व्यक्ति थे, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, स्ट्रक्चर लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 डाइसेस रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ द यूनिट, परफॉर्म एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स मेनली डिजाइन विद द रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो किसी भी द्रव का जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए कहीं ना कहीं इस मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ब्लैसिक पास्कल। उसके बाद जैकर्ड लूम, एक व्यक्ति रहे, ठीक है, इन्होंने ऐसी डिवाइस जो जहां पे कहा होता था पंच कार्ड के रूप में वो पर्टिकुलर डिवाइस काम करती थी, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पंच कार्ड क्या होता था, किस तरह से काम करता था। बेसिकली इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आ गया था, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जहां पे कपड़े वगैरह का बहुत बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज वगैरह होती है, तो उनमें कहीं ना कहीं इनकी जो डिवाइस थी बहुत अच्छे से काम यूज में आने लगी थी, ठीक है। जैकर्ड लूम, ठीक है, पंच कार्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए पंच कार्ड जैसी टेक्नोलॉजी या कैरेक्टरिस्टिक्स किस डिवाइस में कब आई है, तो जाहिर बात है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम जैकर्ड लूम के नाम से था, और व्यक्ति जो थे जोसेफ मैरी जैकर्ड, कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था, 1837 में हुआ था, ईयर थोड़ा सा याद रखिएगा। और किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है, नाम कई लोगों ने सुना होगा। और चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ
कंप्यूटर कि इन्हें ही आधुनिक मतलब कि कंप्यूटर का जो फादर है, यानी कि उन्हें कहा जाता है। ठीक है, फादर का मतलब क्या कि सीधी बात है, इन्होंने एक ऐसी मशीन बना के दी जिससे आधुनिक कंप्यूटर को और आसान बनाने की दिशा मिल गई। ठीक है, ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पस कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी जिसमें डेटा स्टोर भी हो सकता था। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, मशीन है, काम हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें डेटा स्टोर करने की भी क्षमता आ चुकी थी। ठीक है, इट वॉज अ डेसिमल मशीन यूज साइन इन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। तो सिंपल सी बात है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कब किया? 1837 में। उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी थी। ठीक है, इट इज नोन एज द पैक्स कॉल्ड द बैरल्स। ठीक है, अब इसको याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रहता है, अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल वहां पे जो है एनालिटिकल इंजन ऑफ चार्ल्स बेबेज और फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग। अब मॉडर्न कंप्यूटिंग आ गई है कि चार्ल्स बेबेज ने एक अवधारणा दे दी कि हाँ, कंप्यूटर ऐसी मशीन हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद और नए नए लोग आए, उन्होंने और अच्छा सोचा और कंप्यूटर और एडवांस होता चला गया और अच्छे से काम करना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो डिवाइस आई वो आई टैबलेटिंग मशीन के नाम से। हरमैन हॉलरिथ अमेरिका के फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन यूज पंच कार्ड विद राउंड होल्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द 1890 सेंसस, रीड वन कार्ड एट द टाइम। फिर मार्क वन, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मार्क वन के नाम से इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, हार्वर्ड एकिन के नाम से आया था और ये वर्ल्ड वार टू के समय की एक बहुत ही एडवांस मशीन मानी गई थी। ठीक है, अमेरिका के व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं अमेरिका के जो रिसर्च एंड डिफेंस जो डिपार्टमेंट था वहां से ये चीज निकल के आई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो है ENIAC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC था। बाकी सब क्या है? मैकेनिकल डिवाइस और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ही आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, यूज फॉर वेदर प्रोडिक्शन। ठीक है, अब जब बात है इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज लेवल पे करती है, मैकेनिकल एक अलग लेवल पे काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल भी एक फील्ड आ जाती है, तो ये इंजीनियरिंग की अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस अगर आपसे पूछा है पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बना या कौन सा बना, तो ENIAC 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EDSAC। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, ये पहला ऐसा डिजिटल ध्यान दीजिएगा, अब डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया उसमें भी कहीं ना कहीं स्टोरेज की एक अवधारणा दे दी गई थी। ठीक है, कि हाँ, स्टोरेज करने की कैपेसिटी आ गई, लेकिन यहां भी अगर कहा गया फर्स्ट कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी एंड रन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम रन भी हो रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी यानी मॉडर्न कंप्यूटिंग की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है? मॉडर्न कंप्यूटिंग। उसमें क्या था? एंशिएंट कंप्यूटिंग की बात हो रही है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिड लेवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी एक हिस्ट्री है। स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी यूज्ड मर्करी डिले लाइंस। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं इसकी इंटरनल मेमोरी आ चुकी थी। ठीक है, उसके बाद यूनिवेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवेक 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, कि यूनिवेक 1 के नाम से जो आया थी डिवाइस, वो पहला आपका जनरल पर्पस का मतलब क्या? एक आम आदमी भी यूज कर सकता था। ठीक है, हालांकि उस समय कंप्यूटर बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे। ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती थी कि एक समय ऐसा भी था कि जिस समय सबके पास मोबाइल भी नहीं होते थे। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, तो कोई नई टेक्नोलॉजी आती तो सबके लेवल पे नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे पहले के समय में बहुत कारें भी सबके पास नहीं होती थी, लेकिन जब से असेंबली लाइन और एकदम
हाई लेवल पे प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण हुआ, फैक्ट्रीज में कारें बनने लगी, तो कारों की कीमत क्या हो गई, और बहुत ज्यादा कम हो गई, ठीक है। तो एक आम आदमी की पहुंच में बनने लगी, ठीक है। तो वही चीज है कि जनरल पर्पस यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो आम आदमी के लिए भी पहुंच में हो गया, ठीक है। यूज मैग्नेटिक टेप्स फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद IBM 650 कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हालांकि अब बहुत कॉमन नेम हो गया है, ठीक, बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिका की कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। मल्टीनेशनल मतलब क्या, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी की कई देशों में इसकी सेवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने कंप्यूटर बनाया, कन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू टू डिजिटल पेरोल प्रोसेसिंग। पेरोल प्रोसेसिंग का मतलब समझना चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके HR डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पेरोल सिस्टम रहता है कि हाँ कितने एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या डेटा है, उन्होंने कब कितनी प्रोडक्टिविटी रही और उन्होंने कितनी लीव ली है, कब अटेंडेंस, पूरा मतलब पूरा एक चीज रहता है, उनका सैलरी पेमेंट वगैरह क्या बन रहा है, तो पूरा एक पेरोल सिस्टम रहता है, ठीक है। और ये हर कंपनी का भी रहता है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी डिजाइन एंड मार्केट रिसर्च, मतलब मल्टीपल जगह पे ये चीजें, ये मशीन इस्तेमाल हुई, ठीक है। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी। तो ये ओवरऑल हमारा एक हिस्ट्री रहा, ठीक है। अब कंप्यूटर की पीढ़ियां भी रहती हैं कि हिस्ट्री तो रही कि हाँ कोई पहली डिवाइस बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी में एडवांस धीरे धीरे होते चली गई। अब उसमें जनरेशन भी डिवाइड हो जाती है कि पीढ़ियों, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या रही। तो पीढ़ी से तात्पर्य, अ जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। पीढ़ी तात्पर्य प्रणाली के विकास से हुई प्रगति से है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर बिल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिफोर जनरेशन, यानी कि पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर जो है विद्युत यांत्रिकी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, विद्युत यांत्रिकी थे, होते थे। कंप्यूटर की प्रत्येक पीढ़ी एक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास से चिन्हित होती है, ठीक है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। हर पीढ़ी में कहीं ना कोई रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जरूर रहा है, एंड दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर ऑपरेट, जिसने कंप्यूटर के काम करने का तरीका मौलिक रूप से क्या कर दिया, पूरी तरह बदल दिया, ठीक है। कि इतनी बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई कि उसने पूरा कंप्यूटर पे काम करने का तरीका ही बदल दिया। और आप देख सकते हैं कि आज के समय में AI के जमाने में ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग डिवाइस आ गई है कि हम जमीन के अंदर से भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जमीन पे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आसमान में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और अंतरिक्ष में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, सब हर जगह कंप्यूटिंग का जलवा है और उसी का विकास है, ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बस वही समझिएगा। फर्स्ट जनरेशन जो रही 1940 से 1956 तक रही, इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, ये जरूरी है। और बस इतनी बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन ENIAC, यूनिवेक और मार्क 1, ठीक है, उसको उतना मत रखिए, बस इतनी सी बात है कि पहली जनरेशन कब रही और उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन 1956 से 63 तक गई और इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ रही है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि पीढ़ी से तत्पर क्या है कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट बढ़िया तेज हुआ। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या कि अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी, बिल्कुल बढ़ी होगी, ठीक है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर के कार्य करने की जो क्षमता है, कभी कभी गलती भी हो जाती है कि अगर आपने कुछ दिया है तो हो सकता है वो उतनी जल्दी से ना समझ पाए, ठीक है। तो मेन चीज है कि कंप्यूटर के काम करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो गई, ठीक है। अब मेन चीज, कंप्यूटर की हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ठीक है, पिछले जो सेशन में उन्होंने दिखा था कि स्पीड है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो जनरेशन के साथ क्या होती गई, बढ़ती चली गई, ठीक है। कंप्यूटर पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, छोटे होते चले गए और एक आम आदमी की पहुंच में हो गए कि आप आज के समय में अपना बढ़िया वाला कंप्यूटर जो है, अब जब बात है डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आते हैं, लैपटॉप, बढ़िया लैपटॉप आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मोबाइल भी काफी, टैबलेट आने लगे हैं जिसमें आपके काफी कुछ काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज की अपनी यूटिलिटी है, ठीक है। तो जिस तरह से जनरेशन बढ़ी उस तरह से कंप्यूटर और ज्यादा एडवांस होता चला गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस पीढ़ी में हो गया था, आपके
सेकेंड जनरेशन में हो गया था, ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर जैसी इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू हो गया था। फिर थर्ड जनरेशन आपकी आई जिसमें आईसी का आविष्कार हो गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईसी मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से कंप्यूटर एक रिवोल्यूशनरी बदलाव है कि कंप्यूटर साथ बहुत मैसिव कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया और स्पीड बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, इंप्रूव हो गई, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई, ठीक है। और मेन चीज ये है कि इतना इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन कौन से थे, तो अब इसमें ये चीज रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल होते थे, अब ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आईसी के आविष्कार से कहीं ना कहीं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रेन, कोबोल, अल्गोल भी कहीं ना कहीं उसमें इस्तेमाल हो रही थी कंप्यूटर के को काम करने में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आ गई 1971 टू प्रेजेंट, यानी कि आज जिस समय में हम लोग जी रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन, उसके ऊपर की वर्जन आ गई है। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है, ठीक है। मेन चीज है कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन बीच में अभी कोई स्पेसिफिक ईयर डिसाइड नहीं किया गया है कि हाँ फोर्थ जनरेशन यहाँ पे आके खत्म हो गई है और फिफ्थ शुरू हो गई है। सीधी बात है कि हम लोग फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बीच में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आईसी सर्किट सिटी का इस्तेमाल होने लगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी, उसका बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने शुरू हो गया था, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसी चिप का इस्तेमाल होने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर चिप है ना, जो कंप्यूटर में जो चिप होती है मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर की, वो क्या है आपकी कई तरह के मतलब सिलिकॉन जाम का जो एक प्रोडक्ट होता है उसी बनती है, ठीक है। तो कई तरह की इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलके वो बनती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है VLSI, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और एक शब्द होता है ULSI, इनका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। तो फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिएगा। V का मतलब हो जाता है वेरी, V का मतलब होता है क्या, वेरी, और U का मतलब क्या हो जाएगा, अल्ट्रा। और मेन चीज है कि LSI का मतलब क्या, वही लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड भी हो जाता है, इंटीग्रेशन भी कहलाता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे इंटीग्रेटेड सर्किट सिटी का इस्तेमाल होने लगा था, जिससे कंप्यूटर की स्पीड और बढ़िया हो गई, ठीक है। तो मेन चीज है कि कंप्यूटर तभी अच्छा माना जाएगा जब उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसका साइज छोटा होगा और काम बढ़िया तरीके से करेगा, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल या रोबोटिक्स के समय में जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक पीढ़ी ही है, जिसमें वेरी लार्ज और आर्टिफिशियल इनेबल्ड चिप का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें थी। याद रखने योग्य वाली बातें क्या हैं, अब इन पॉइंटर्स को आपको याद रखना है कि याद रखने योग्य बातें क्या हैं। सिद्धार्थ भारत का में बनाया गया पहला कंप्यूटर था। अब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि सिद्धार्थ जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर था, कब, इंडिया में बनाया गया, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर एलन ट्यूरिंग, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक माना जाता है, नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिएगा कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहा जाता है, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, और उस इंजन के आविष्कार से पूरी दुनिया को यह मैसेज चला गया कि हाँ यार, अगर कंप्यूटर है तो जय बात, उसका जो आधुनिक रूप है वो कुछ इसी तरह का हो सकता है, और इसी मशीन को और बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इनपुट भी हो रहा था, प्रोसेसिंग भी हो रही थी, और आउटपुट भी जनरेट हो रहा था। उसमें कहीं ना कहीं स्टोरेज की भी क्षमता डेवलप कर दी थी, किसने, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। उसी मशीन को और बेहतर तरीके से इंप्रूव किया गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से फिर डिजिटल में भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी आ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें और एडवांस होती चली गई, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डीजल इंजन आया, फिर पेट्रोल इंजन आया, फिर सीएनजी के ऊपर भी मतलब एनर्जी स्रोत बनने लगा, तो वही चीज है, ठीक है। तो यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो कहा जाता है, उनको किसको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, जिन्होंने और ज्यादा एडवांस कंप्यूटर की अवधारणा दुनिया को दे दी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जॉन वॉन न्यूमैन वाज द इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर इन ईयर 1948, यानी कि जॉन वॉन न्यूमैन ने साल 1948 में कंप्यूटर का पहला आर्किटेक्चर बताया था। पहला आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या कि 1948 की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
कि कंप्यूटर बहुत समय से 1940s के आसपास से बनने शुरू हुआ था, ठीक है, और पहले से नहीं, 1602 के आसपास चाइना का एबेकस आया था ना, ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे ये लगा कि हाँ ऐसी मशीन दुनिया में होनी चाहिए, ठीक है। तो 1948 में ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वाकई में बताया कि हाँ यार कंप्यूटर ऐसा हो सकता है। आर्किटेक्चर मतलब क्या, उसकी संरचना, ठीक है, कि जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो जो डेवलपर होता है वो पहला उसका क्या नक्शा पास कराता है कि हाँ बिल्डिंग में ये स्विमिंग पूल यहाँ पे होगा, पार्क यहाँ पे होगा, ऑफिस हॉल यहाँ होंगे, शॉप्स यहाँ पे होंगी, लोग अगर यहाँ पे रुकना चाह रहे हैं तो उनका वेटिंग हॉल यहाँ हो सकता है, ठीक है, रिसेप्शन एरिया यहाँ होगा। तो सब क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है। तो यही चीज कंप्यूटर के बारे में सोची गई कि हाँ कंप्यूटर एक ऐसी मशीन हो सकती है जिसमें इनपुट आएगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, उससे आउटपुट जनरेट होगा, उसको हम फर्दर फ्यूचर के लिए स्टोरेज कैपेसिटी भी जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज एक आधुनिक अवधारणा बनी, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1948 में, ठीक है। तो वही पॉइंटर है। आगे क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, बेल लेबोरेटरी ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर आपकी सेकंड जनरेशन में आ गए थे, है कि नहीं, और आविष्कार बेल लेबोरेटरी ने किया था। 1958 में जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने पहला आईसी आविष्कार किया था। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईसी का आविष्कार जो है किसने किया था। तो दो नाम है, जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉयस, ठीक है। तो किल्बी और नॉयस के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन पैरेलल और सीक्वेंशियल दोनों तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल और सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, पहले जो कंप्यूटर होते तो उसमें एक कमांड आपने दिया तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है उसने उसकी प्रोसेसिंग करी और फिर आपको आउटपुट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। इनपुट को आई लिख देते हैं, आउटपुट को ओ लिख देते हैं। लेकिन तो ये क्या था, सीक्वेंशियल, कि अब मेन चीज, इसको अगर हमने कई सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, तो होता क्या था कि ये पहले इसको करेगा, तब तक ये रुका रहेगा, फिर अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट बाद, उसके बाद ये लेगा, फिर तीसरा लेगा। तो क्या है, सीक्वेंशियल फॉर्म में, ठीक है। जैसे एक जमाना था जब कैसेट में गाना सुनते थे, तो कैसेट में गाना मान लीजिए, एक कैसेट मान लीजिए 20 गाने आ रहे हैं या 15 गाने आ रहे हैं, तो अगर आपको 5वें नंबर गाना सुनना है तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था कि पहला गाना फॉरवर्ड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, तब जाके आप 5वां सुन पाते। तो क्या है, सीक्वेंशियल चल रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी होने लगी। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या, कि अगर आपने कई सारे इनपुट दे दिए, मान लीजिए 1 2 3, तो जाहिर बात है कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, वो सारे काम एक साथ कर देगा। कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई प्रिंट कमांड दे दिया, कुछ इंटरनेट पे सर्फिंग के लिए दे दिया, तो जाहिर बात है हर काम वो पैरेलल कर रहा है, मल्टीटास्किंग फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल पैरेलल दोनों तरह से काम चल रहा है। अब अगला पार्ट क्या आ रहा है, कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को कई तरीके से बांटा गया है, कैसे, बेस्ड ऑन दी साइज, कंप्यूटर के आकार के आधार पे, कि आकार छोटा है, बड़ा है, ठीक है, कैसा है। काम के आधार पे, कंप्यूटर के कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक जगह काम नहीं कर रहा है। आज जिस भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हो, चाहे स्पेस रिसर्च लेबोरेटरीज हो, कहीं भी आप चले जा रहे हैं, हर जगह कंप्यूटर काम हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर, हर जगह, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है, ठीक है। तो इवन अगर जो मेरे हाथ में ये लाइट पेन मार्कर आप देख रहे हैं, ये भी तरह का है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग, तो कहीं ना कहीं ये जहां भी काम कर रहा होगा वहां भी क्या होंगे, लगे होंगे कंप्यूटर, ठीक है। तो काम के आधार पे भी होता है, और बेस्ड ऑन दी पर्पस, यानी कि उद्देश्य क्या है। कभी कभी किसी खास उद्देश्य के लिए कुछ कंप्यूटर स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं, मशीनें बनती हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट की टीम उस चीज को बनाने की कोशिश करती है, और वही धीरे धीरे एडवांस रूप लेता चला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, नाम समझ में आना चाहिए। अब इसी डायग्राम में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो जाहिर बात है कि अगर आकार की बात की जाए तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होगा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, ये पहला। उसके बाद माइक्रो से बड़ा कौन होगा, मिनी कंप्यूटर, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर, ये चौथे नंबर पे आएंगे, ठीक है।
तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा कौन, माइक्रो, दूसरे नंबर पे कौन, मिनी, तीसरे नंबर पे कौन, मेन फ्रेम, चौथे नंबर पे कौन, सुपर कंप्यूटर। अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो जाहिर बात है कि आप इसमें समझिएगा कि अगर बात करें कंप्यूटर की जो फीचर्स होते हैं, स्पीड की बात की जाए, ठीक है, कॉस्ट की बात की जाए, एक्यूरेसी की बात की जाए, है कि नहीं, अगर हम इन सब की बात, ये क्या है कंप्यूटर के खास फीचर्स ही हैं, ठीक है, साइज की बात की जाए, ठीक है, तो मेन चीज ये जितने भी सब क्या है कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन से आ रहे हैं कि आकार क्या है, तेज कितना है, कीमत कितनी है, एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो जाहिर बात है माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे होंगे, स्पीड इनकी थोड़ी धीमी होगी, कॉस्ट इनकी थोड़ी कम होगी, एक्यूरेसी ठीक ठाक होगी। लेकिन जैसे ही माइक्रो से कहां बढ़े, मिनी में बढ़े, तो जाहिर बात है साइज थोड़ा बढ़ गया होगा, स्पीड थोड़ी अच्छी हो गई होगी, कॉस्ट थोड़ी महंगी हो गई, एक्यूरेसी और इंप्रूव हो गई होगी, है कि नहीं। मेन फ्रेम में आएंगे तो मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा बड़े होंगे, स्पीड और बढ़िया होगी, कॉस्ट और ज्यादा हो चुकी होगी, एक्यूरेसी और बेहतरीन हो चुकी होगी। लेकिन और सुपर कंप्यूटर में आएंगे तो यह बात है साइज बहुत बड़े होंगे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं सुपर कंप्यूटर, स्पीड बहुत हाई पावर की होगी, कॉस्ट पूछो नहीं, यह बात है कि गवर्नमेंट के ही कुछ चुनिंदा लोग ही इस पे काम करते हैं, तो यह बात है कि सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अरबों खरबों का कहीं ना कहीं बजट जाता होगा, मिलियन बिलियन फॉर्म में। एक्यूरेसी से कोई समझौता नहीं, जाहिर बात है कि एक सेकंड में, एक मिली सेकंड ना जाने कितने सैकड़ों हजारों करोड़ों की कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो एक ही चीज में हमने बहुत कुछ समझा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन वर्क, वर्क काम के आधार पर अगर बात की जाए तो यानी कि काम के आधार पर क्या चीज है कि एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होते हैं, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल भी होते हैं, डिजिटल सिग्नल भी होते हैं, और हाइब्रिड का मतलब क्या, एनालॉग प्लस डिजिटल। हाइब्रिड का मतलब क्या, हाइब्रिड का मतलब क्या, एनालॉग प्लस डिजिटल। जैसे हाइब्रिड कारें आती है ना, ए प्लस डी, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक। तो हाइब्रिड कार मतलब क्या, पेट्रोल और डीजल का मिक्स हो गया, पेट्रोल और सीएनजी का मिक्स हो गया, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो हाइब्रिड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, बेस्ड ऑन दी पर्पस। पर्पस का मतलब क्या, किस उद्देश्य से चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि कुछ साधारण से उद्देश्य होते हैं, ठीक है, कि हाँ यार, जैसे मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं जो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उस बिजनेस के लिए कुछ उनको अपना डेटाबेस, अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ चाहिए होता है, तो जायज बात है कि वो इंजीनियर्स की टीम के पास जाते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, उनसे क्या है भैया इस तरह की रिक्वायरमेंट है या इस तरह की खास इंडस्ट्री बन रही है, उसके हिसाब से कंप्यूटर डिजाइन हो जाते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन बन जाते हैं। स्पेशल पर्पस में जो किसी खास उद्देश्य के लिए ही बनते हैं, ठीक है, उनका पर्पस ही अलग होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साइज के आधार पे, काम के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। अब वन बाय वन इस पे समझते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली होते हैं, फिर भी सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, और इन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, कि माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं और कहीं भी कैरी किए जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या, कैरी किए जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में तीन मूलभूत प्रकार के भौतिक उपकरण होते हैं, अर्थात सिस्टम यूनिट तो होता ही है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट। तो जाहिर बात है कि जो कंप्यूटर की आधुनिक अवधारणा उसके अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर काम करते हैं, कि हम चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कहीं भी ऑफिस का पर्पस काम करें, हर जगह पे घर है, हर जगह क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल फॉर्म में लिख लीजिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर आपके बेसिकली स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, ठीक है, जनरल पर्पस, जहां भी आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ एक आम यूजर, ठीक है, एक जनरल यूजर, यूजर का मतलब क्या, पर्सन, जो हम लोग हैं, ठीक है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो किस पे करेंगे, नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। तो हर जगह जहां भी आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, और इसमें आपका सिस्टम यूनिट लगा होता है, इनपुट आउटपुट होता ही है, और जाहिर बात है मेमोरी यूनिट यानी कि डेटा स्टोर करने की भी क्षमता इसमें रहती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके देखिए एग्जाम्पल आ गए हैं, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी भी कहा जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है पीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर।
अब इसमें कुछ मतलब समझाने वाली बात नहीं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये छोटे अपेक्षाकृत किफायती कंप्यूटर होते हैं। किफायती मतलब क्या, थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी भी कीमत ठीक ठाक आती है कि अगर आप कोई अच्छा पीसी लेना चाह रहे हैं तो कम से कम 15-20 हज़ार से ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक समय में था कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे समझना ये है कि अगला जो आपका माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा, लैपटॉप आएगा। लैपटॉप भी क्या है, एक तरह का पोर्टेबल एक डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसको भी आप कहीं भी कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है, लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दी माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, देखिए लिखा हुआ है। इन्हें अल्ट्रा बुक या नोटबुक की भी कहा जाता है, ठीक है। मार्केट में जो मार्केटिंग कंपनीज हैं या जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं नोटबुक के नाम से, अल्ट्रा नोटबुक के नाम से भी मार्केटिंग कर रही हैं, ठीक है। कि देखिए इतना पतला है, जैसे आईफोन के लैपटॉप या नोटपैड आए कि बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा स्मूथ है इसकी स्क्रीन, ठीक है। वही चीज है। पोर्टेबल और हल्के होते हैं, इनमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, इन्हें कहीं भी इसलिए इन्हें कहीं भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटरीज वगैरह होती हैं, जमाना बैटरी का ही चल रहा है। उसके बाद क्या है, हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर, इन्हें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर जो कहीं ना कहीं हथेली के बराबर भी आते हैं, ठीक है। तो अधिकतर वो आपकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा है कीबोर्ड की बजाय इनके पेन का उपयोग किया, जो टैबलेट वगैरह होते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पाम टॉप या हैंड हेल्ड डिवाइसेस या कहा जाता है, ठीक है। ऐसी कई बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो टीटी के पास भी एक तरह का टैबलेट दिया जाने लगा है। जो बस वाला है उसके हाथ में एक टिकट काटने वाली एक मशीन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, हैंड हेल्ड या पोर्टेबल डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। और उन्हें शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो कह दो कंप्यूटर कि हाँ भैया कहीं जाना है, टिकट काट दिया नाम डाल के, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है उससे, ठीक है। तो सब बदलते जमाने के साथ चीजें एडवांस होती हैं। फिर टैबलेट कंप्यूटर क्या है, इनमें नोटबुक कंप्यूटर की सभी मुख्य विशेषताएं होती है, लेकिन इनमें कीबोर्ड या माउस के बजाय पेन इनपुट से लिया जा सकता है, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि लिखा है कि हाँ हम पेन से इनपुट लेते हैं, लेकिन क्या इसमें कीबोर्ड जोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। कई तरह की यूएसबी ड्राइव्स और कनेक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो इसमें माउस जोड़ लो, आप इसमें कीबोर्ड भी जोड़ लो, ठीक है। सुविधा आने लगी है, ठीक है। समय के साथ साथ धीरे चीजें एडवांस जैसे होने लगी, ठीक है, सुविधा मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब वर्क स्टेशन नाम से समझ में आना चाहिए कि काम का स्टेशन, स्टेशन मतलब क्या, जहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। जैसे बस स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, तो वहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, बहुत सारी बसें आती हैं। क्या लिखा है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर किसी एक उपयोगकर्ता या व्यवसायिक या पेशेवर कार्य में लगे हुए उपयोगकर्ताओं के समूह, ध्यान दीजिएगा किसकी बात आ रही है, समूह की बात आ रही है, ठीक है। टू अ यूजर और ग्रुप, है कि नहीं। जो मतलब किसी कोई एक यूजर भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है। engaged in business or professional work, it includes one or more high resolution display and a faster processor than a personal computer, ठीक है। यानी सीधी बात है कि इसमें जो हमारा जो काम करने वाला जो इसमें सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, किसके मुकाबले, पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, ठीक है। इनमें एक या अधिक उच्च रिजोल्यूशन डिस्प्ले और पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में तेज प्रोसेसर होता है, ठीक है। फास्टर प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर का मतलब क्या, जो चीजों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में हम लोगों ने कंप्यूटर लैपटॉप समझा, पर्सनल कंप्यूटर हैंडहेल्ड डिवाइस, टैबलेट है, ठीक है, लैपटॉप है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। इसके बाद आ रहा है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या है, अब जय बात है, जैसे माइक्रो हो गया तो माइक्रो से एडवांस कौन हुआ, मिनी। ये आकार में छोटे, तेज और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सस्ते होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मिनी कंप्यूटर आपकी मेन फ्रेम से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, तेज भी होते हैं। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, तेज होते हैं और जाहिर बात है कि थोड़े से महंगे भी होते हैं। अगर सस्ते की बात हो रही तो माइक्रो कंप्यूटर थोड़े सस्ते हैं, मिनी कंप्यूटर थोड़े से महंगे हो जाते हैं, ठीक है। शुरू में मिनी कंप्यूटर को कुछ खास काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, से जुड़ी गणनाएं करने के लिए। लेकिन अब इनका इस्तेमाल एक सेंट्रल कंप्यूटर के तौर पर किया जा रहा है। सेंट्रल कंप्यूटर का मतलब क्या, एक सर्वर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, सर्वर कंप्यूटर, ठीक है।
सेंट्रल कंप्यूटर यानी क्या, सर्वर कंप्यूटर। तो यानी मिनी कंप्यूटर्स थोड़े से बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, तो ये कहीं ना कहीं वर्क स्टेशन या एक सर्वर के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें कई यूजर भी काम करते हैं, जिसे सर्वर के नाम से जाना। अच्छा देखो लिखा भी हुआ है हमने लिख दिया, लेकिन आगे साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल कंप्यूटर तो किया जाता है जिसे सर्वर, ठीक है, सर्वर कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है आप समझ गए हैं, ठीक है, कि एज अ सर्वर कंप्यूटर रूप में इस्तेमाल होते हैं, और जय बात है माइक्रो कंप्यूटर से काफी बढ़िया होते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का कह रहा है, इस तरह के कंप्यूटरों में बहुत ज्यादा इंटरनल मेमोरी स्टोरेज और सॉफ्टवेयर की एक बड़ी रेंज होती है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, मिनी कंप्यूटर की बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, तो अगर आप कुछ भी अगर उसके बारे में सोच रहे हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो जाहिर बात है कि स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो की कम रही होगी, मिनी की थोड़ी ज्यादा होगी, मेन फ्रेम की थोड़ी और ज्यादा होगी, सुपर की और बहुत ज्यादा हो गई होगी, ठीक है। तो हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम पकड़ें, चाहे वो स्पीड हो, चाहे एक्यूरेसी हो, चाहे वो कॉस्ट हो, ठीक है, चाहे वो मेमोरी स्टोरेज क्षमता हो, ठीक है, कुछ भी अगर लें तो जाहिर बात है हायरार्की उसी लेवल पे ही बढ़ रही है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की बड़ी रेंज होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पूरी कारोबारी दुनिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, सोचो, ठीक है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल के रूप में काफी काम करता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज अ बैकबोन ऑफ द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि बिजनेस इंडस्ट्री या बिजनेस जो कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं मेन फ्रेम बड़े लेवल पे काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बड़े लार्ज कॉर्पोरेशन में, ठीक है, बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, उसका बहुत बड़ा साइज होता है। इट इज कंसीडर्ड एज दी heart of the network of computer or terminals that allow a large number of people to work at the same time. Mainframe computers are, अब इसलिए इनके एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, एग्जांपल याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस इतना समझिए कि इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है क्या, जैसे वर्क स्टेशन यहाँ पे था, तो यहाँ भी वर्क स्टेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए आ गया, ठीक है, एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। उसी का एडवांस वर्जन आया क्या, मिनी कंप्यूटर, यानी कि स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस हाउसेस, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस हाउसेस जहां भी रहे, जैसे छोटे व्यापारी जहां पे 5-10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई छोटी शॉप है वहां पे किसी तरह का कोई काम है, तो वहां पे जो कंप्यूटर लग गया, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे एडवांसमेंट इतनी बढ़ती चली गई कि कहीं ना कहीं माइक्रो कंप्यूटर भी उस तरह काम करने लगे, ठीक है। तो वही चीज समझिएगा कि अगर हम कह रहे हैं 10 से 12 लोग, हो सकता हो कोई कंपनी हो जहां पे 100 से 150 लोग हों, तो वहां पे आपका मिनी कंप्यूटर हो गया। लेकिन जहां पे 1-1 लाख इंप्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाते हैं। तो वही चीज है, तो स्मॉल बिजनेस हाउसेज आते हैं, तो वहां पे मिनी कंप्यूटर एज अ सर्वर की तरह काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके लार्ज कॉर्पोरेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन, ठीक है, बिग कंपनीज या इंडस्ट्रीज, ठीक है, समझ रहे होंगे, जो बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेशंस होते हैं या बिग कंपनीज या इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पूरी कारोबार दुनिया के लिए एक तरह की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। इसे कंप्यूटरों या टर्मिनलों की नेटवर्क का दिल माना जाता है, कि यानी एक ही कंप्यूटर से, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, कि आप कहीं बीपीओ सेक्टर वगैरह में कहीं जाते हैं और उसमें तमाम तरह के कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं और सब में एक ही तरह का काम चल रहा होता है। जाहिर बात है कि उन सबका सर्वर मेन कंप्यूटर कहीं ना कहीं से उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं पैन इंडिया। अब जैसे है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका हेडक्वार्टर मान लीजिए कैलिफोर्निया में है, ठीक है, सिलिकॉन वैली में है, लेकिन फिर भी वहां से लेकर पूरी दुनिया में कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ऐसे सुपर कंप्यूटर और शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को पर एक सही तरीके से निगरानी रख रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक एडवांस टर्मिनोलॉजी आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के सिस्टम में दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, क्या है, ये सबसे तेज सबसे महंगी मशीनें हैं। दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, नेचुरल सी बात है। सुपर कंप्यूटर दूसरे सभी कंप्यूटर के मुकाबले में सबसे ज्यादा पावरफुल, साइज मेमोरी में बड़े होते हैं, ये भी कोई नई चीज नहीं हम बता चुके हैं, ठीक है। हर मामले में किसी भी फीचर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर सबसे एडवांस हो गया। सुपर कंप्यूटर स्पीड फ्लॉप्स, अब इस चीज को याद रखिएगा, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म, या पूछा जाए कि इस बताइए सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किसमें नापी जाती है, किसमें उसमें मतलब मेजरमेंट होता है, तो आंसर क्या है,
फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, दिस इज द फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर हर मामले में, चाहे वो साइज हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो एक्यूरेसी हो, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी हो, प्रोसेसिंग हो, हर मामले में बहुत तेज होंगे। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये हमारा पूरा काम के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया ये आ गया। ठीक है, अच्छा कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले कामों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम का अनुमान लगाना, वेदर प्रेडिक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च। देखिए न्यूक्लियर, क्या कोई आम आदमी या कोई आम बिजनेसमैन या जो बड़ी मतलब बड़ी कंपनियां भी होंगी तो भी क्या रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च पे क्या सब पे हाथ लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, मिलिट्री एजेंसी यानी सिक्योरिटी एजेंसी और भी कई चीजें होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये क्या है, बहुत बड़े बड़े मतलब सेंसिटिव वर्क लेबोरेटरीज होती हैं जहां पे सबकी इजाजत नहीं होती है, कुछ चुनिंदा लोग, चुने हुए लोग ही वहां तक पहुंचते हैं और उस पर काम करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर आपके इस तरह की वेदर फोरकास्टिंग या न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज या साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज या एरोस्पेस, जो स्पेस एजेंसीज होती हैं, ठीक है, इसरो है, नासा है, वहां कहीं ना कहीं आपको सुपर कंप्यूटर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, क्रे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अब ये पॉइंट है तो याद रखिएगा। ठीक है, कि क्रे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे 1976 में सीमोर आर क्रे ने बनाया था। ठीक है, अब ये नाम है और इन्हीं के नाम पे क्रे 1 पड़ गया। ठीक है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में, 1976। किसने बनाया? सीमोर आर क्रे ने बनाया। दूसरा पॉइंटर क्या है? परम, भारत में 1990 में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? आंसर क्या है? परम। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंटर क्या है? परम ईशान, परम की सीरीज की सबसे नई मशीन है जिसे सी डैक और आईआईटी गुवाहाटी ने मिलके बनाया। कब बनाया? 20 सितंबर 2016 को। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधी बात है कि परम भारत का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बना और कब बना था? 1990 में। ठीक है, और अगर हमसे कहा जाए कि बताइए अभी करंट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सुपर कंप्यूटर भारत के पास कौन है, तो आंसर क्या है? परम ईशान के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसके हेल्प से बना, तो सी डैक और आईआईटी गुवाहाटी की एक ज्वाइंट वेंचर रिसर्च टीम ने मिलकर बनाया। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी सुपर कंप्यूटर के बारे में रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं काम के आधार पर। ठीक है, अब काम के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स, these computers carry out arithmetic and logical operations by manipulating and processing of data। ठीक है, अब जय बात है, हर तरह की लॉजिकल ऑपरेशंस और मैनिपुलेशंस होती है। एग्जांपल स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। अब ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो स्पीडोमीटर से एंड सिस्मोग्राफ है। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल operations simultaneously. It use continuous variables for the mathematical operations and utilizes mathematical and electrical energy। ठीक है, अब इसमें काम की बात क्या है? काम की बात इतनी सी है कि अगर आपसे कहा जाए स्पीडोमीटर या सिस्मोग्राफ किसके एग्जांपल हैं, तो ये आपको पता चाहिए एनालॉग कंप्यूटर के, एनालॉग कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस हैं, एनालॉग सिग्नल बेस्ड है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर होते क्या है? एनालॉग कंप्यूटर which runs का मतलब क्या? जिसपे काम करते हैं, which runs on analog signal। ठीक है, एनालॉग सिग्नल आपके कुछ इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह या कोई भी इस तरह की मशीनरी वगैरह देखते हैं जहां पे कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल के फॉर्म में डेटा का रीड आउट किया जाता है, हालांकि जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई तो उसी एनालॉग चीज़ों को डिजिटल में भी कन्वर्ट किया जाने लगा। जैसे कि अगर आप बात करें कि एनालॉग क्लॉक भी आती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, अब डिजिटल क्लॉक भी आती हैं। आप अपने हाथ में देखते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 दिखाई देता है। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग का मतलब क्या? कहीं ना कहीं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि थर्मामीटर होता था तो कहीं ना कहीं उसमें पारा पैमाना रहता था। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर आने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, कई तरह की हॉस्पिटल में मशीनें होती हैं जो कहीं ना कहीं एनालॉग सिग्नल के रूप में आपको शो मतलब करती हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ये कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट और प्रोसेस करने के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर एंड सिस्मोग्राफ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो समझना सबके लिए आसान होगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर एक साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। जाहिर बात है कि पैरेलल प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हर तरह की चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो कई तरह के ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं।
मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कंटिन्यूअस वेरिएबल का इस्तेमाल करता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसमें वो कुछ खास काम नहीं है। बस सीधी बात है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या, जो एनालॉग सिग्नल पे रन करते हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल है स्पीडोमीटर एंड सिस्मोग्राफ, ठीक है, बस इतनी बात जरूरी है, ठीक। डिजिटल कंप्यूटर ये बाइनरी डिजिट का मतलब क्या, 0 या 1 है कि नहीं, बाइनरी डिजिट का मतलब क्या, 0 या 1 कैलकुलेट करके काम करते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर न सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है बल्कि बाइट्स को मिलाकर मनचाहा ग्राफिक साउंड भी बनाता है, जैसे डेस्कटॉप पीसी, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर पीसी कंप्यूटर कहलाता है। और सीधी बात है, इसकी परिभाषा अगर कही जाए, विच रन्स ऑन डिजिटल सिग्नल, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल कैसे रन होते हैं, कुछ इस तरीके से रन होते हैं, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये बस आपको ग्राफ समझाने के लिए कि हाँ डिजिटल सिग्नल किस तरह से रन होता है, ठीक है। इसमें इतना बस समझ लीजिए कि अगर ये नीचे है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 0 है, तो इस तरह से 0 1 0 1 चलता रहता है। हालांकि ये पीछे की जो एक टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेसिंग है वो हम आपको बता रहे हैं, उसका खास इंपॉर्टेंट नहीं, जय बात है आपको कंप्यूटर में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो बस सीधा सी बात है, एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पे रन करते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ है, ठीक है, स्पीडोमीटर है। डिजिटल कंप्यूटर जो आपके डिजिटल सिग्नल पे रन करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपको एक कन्फर्म डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सारी चीजें आपको डिजिटल फॉर्म में दिखाई देती हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंबाइंड होते हैं, ठीक है, यानी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एनालॉग प्लस डिजिटल सिग्नल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वही लिखा है। ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होते हैं। हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जैसे ईसीजी मशीन और डायलिसिस मशीन, ठीक है, ये सब क्या है, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की जा रही है तो ईसीजी मशीन होती हैं और डायलिसिस, हालांकि और भी कई नाम होते हैं, लेकिन मेन चीज है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वही चीज आपके सामने लिखी है, कुछ कॉमन मशीन। अब इतना अगर मेडिकल फील्ड की अगर मशीनें पूछ ली जाए फिर तो कोई इंसान जवाब ही ना दे पाए, ठीक है, सबको थोड़ा ना मेडिकल फील्ड के बारे में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना जाने बहुत सारी मशीनें होती हैं, है कि नहीं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो कई लोगों को नाम ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो मोस्ट कॉमन चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं वही चीजें, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ है, या अगर ईसीजी मशीन है या डायलिसिस मशीन है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो क्या होता है, काम के आधार पे इस तरह की सिग्नल, इस तरह के कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन समझ लिया, ठीक है। मकसद के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन दी पर्पस। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या, जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कंप्यूटर हैं जिनका इस्तेमाल प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन बदलकर कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जैसे छोटा डेटाबेस बनाना, कैलकुलेशन करना, अकाउंटिंग करना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति है या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है और मिलकर अपना कुछ काम वाम करना चाह रहे हो, चाहते हैं कि उनके पास कोई बढ़िया कंप्यूटर ऐसा हो जो हमारी ही पर्टिकुलर काम की प्रोफाइल को देखते हुए काम करे, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उस तरह के कंप्यूटर भी बनते हैं, ठीक है। कुछ अलग तरह की इंडस्ट्री बनी, प्लास्टिक इंडस्ट्री अलग लेवल पर काम करती है, बॉटल इंडस्ट्री है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए किसी ने, एक नॉर्मल सी बात है कि किसी ने व्यक्ति ने ये मार्कर बनाया होगा, है कि नहीं, तो मार्कर बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं उसने कुछ सोचा होगा, तो उसने कहा होगा साइंटिस्ट या इंजीनियर फील्ड से कि हम मार्कर बनाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ डिजाइनिंग और कुछ बढ़िया कैलकुलेशन करके एक ऐसा सिस्टम बना दो, ऐसी मशीनरी बन जाए, ठीक है, जिससे ये मार्कर क्या है आसानी से प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल मतलब यूज होने लगे। तो जय बात है कि जनरल पर्पस के लिए कहीं ना कहीं स्पेसिफिक डिमांड्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटिंग डिवाइस बनती हैं, ठीक है। डेटाबेस बनाना, कैलकुलेशन करना, अकाउंटिंग करना, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। किसी तरह की खास मैन्युफैक्चरिंग, कोई खास तरह की चीज, ठीक है। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या, जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाए, ठीक है, स्पेशल पर्पस, वो हर जगह इस्तेमाल नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने सोचा कि हाँ भैया मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस में मुझे ये पता चलता रहे कि यहाँ पूरे दिन कितने कस्टमर आए, उन्होंने कितना मुझे पेमेंट किया, और अगर उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया है, कुछ बकाया रह गया, तो उसकी जानकारी भी हमको प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। हम बस एंट्री करें और हमको पूरी रिपोर्ट मिलती रहे कि हाँ इस व्यक्ति ने, ढोला राम ने पूरे महीने मान लीजिए कि 3,500 रुपए की शॉपिंग करी, जिसमें से उन्होंने अभी तक केवल 2,700 रुपए ही दिए हैं, बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या है अभी तक नहीं दिया है। तो इस तरह का एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रहे, ठीक है।
किसी ने रिक्वायरमेंट भेजी, बन गया। लेकिन अब ये जनरल पर्पस तो है, लेकिन जाहिर बात है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह की अगर दुकान कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या मशीन उसके भी काम में आने लगी। तो जनरल पर्पस यानी कि कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है और वो मशीन सबके लिए बनेगी, ठीक है। किसी एक खास व्यक्ति की पेटेंट के नाम पे नहीं बनेगी, हाँ भैया तुमने बनवाया तुम्हारी बने और किसी के लिए नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन जब स्पेशल पर्पस की बात आती है तो वो स्पेशल व्यक्ति या स्पेशल कंपनी या स्पेशल इंडस्ट्री के लिए ही बनती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कंप्यूटर वे होते हैं जिनका इस्तेमाल एक ही और खास तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग मल्टीमीडिया कंप्यूटर, है कि नहीं। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग जब बात है कि बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक लैंड कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया के कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें होती हैं कि हाँ भैया ग्राफिक्स बढ़िया रहे, वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहे, ठीक है। तो उस तरह की खास जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो क्या है, स्पेशल पर्पस है, ठीक है। तो वो सबको नहीं मिलती है, खास इंडस्ट्रीज के लिए ही बनती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी जनरल पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, यूसेज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हो रहा है, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन की दुनिया में भी हो रहा है, जितने भी तरह के ऑफिसेज हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। एडवर्टीजमेंट सेक्शन, विज्ञापन की दुनिया में तो और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बिजनेस की दुनिया में जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ठीक है, बिजनेस हाउसेज हैं, सब जगह पे आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हर जगह कुछ भी आप सोच सकते हैं वहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक छोटा सा नोट लिखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है हम सबको बता, देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारी बातें जो कंप्यूटर से बेसिक बात फॉर्म में जुड़ी हुई हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर साइंस का एक एरिया है। किसका एरिया है, कंप्यूटर साइंस का एक एरिया है जो ऐसी इंटेलिजेंट मशीनें बनाने पर जोर दे रहा है, ठीक है, जो इंसानों की तरह काम करती हैं, रिएक्ट करती हैं। एआई वाले कंप्यूटर जिन कुछ एक्टिविटीज के लिए डिजाइन किए गए हैं उनमें शामिल है स्पीच रिकॉग्निशन, सीखना, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईटीसी, ठीक है। तो यानी कि एआई एक तरह का एक ऐसा कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंसी है, नेचुरल इंटेलिजेंसी, उसी को कंप्यूटर को सिखाया जा रहा है कि हाँ आप भी चीजों को सोचिए समझिए, ठीक है, ठीक है, और इंसानों की तरह आप कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करके हमें आंसर दीजिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्पीच रिकॉग्निशन है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला कि आई एम अ बैड बॉय या आई एम अ गुड बॉय, सीधी बात है कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, ठीक है। जो कौन से एक व्यक्ति थे, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है, अरे बड़े काफी अच्छे व्यक्ति रहे हैं, फेमस व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, हाँ जैकी चैन। तो उन्होंने ये कहा था, ठीक है, कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलने चाहिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, माइंड को हमेशा पॉजिटिव सिग्नल ही देने चाहिए, ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्निशन यानी कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आजकल कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इवन इतनी एडवांस एआई मशीनें आ गई कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो उसको इमेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कुछ फ्री टूल्स भी होते हैं लेकिन कुछ पेड वर्जन भी आने लगा। जाहिर बात है कि अगर इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी किसी ने डेवलप करी है तो कुछ ना कुछ वो पैसे आपसे लेगा, ठीक है। इसी तरह लर्निंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हर जगह पे क्या है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसी में फिर आता है रोबोटिक्स। रोबोट कई तरह के बनने लगे हैं, रोबोट डॉग बनने लगे हैं, रोबोट मशीनें बनने लगी हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह एक खास चेहरा बना के रोबोट बना दिए गए हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। आप वो अगर रोड पे अगर हम निकलेंगे, जापान वगैरह या चाइना वगैरह में इस तरह की चीजें आपने शायद न्यूज वगैरह में देखी होंगी, ठीक है, कि हू बहू पूरी एक खूबसूरत लेडी है और आप पता नहीं कर सकते कि हाँ वो एक रोबोट है, ठीक है। इस तरह से बोलना, बातचीत करना, चलना, ठीक है, हर चीज, ठीक है। तो देखिए आप मतलब टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और साइंस की वह ब्रांच है। अब देखो इंजीनियरिंग की भी ब्रांच है और साइंस की, कंप्यूटर साइंस की भी ब्रांच है जो रोबोट के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और इस्तेमाल के साथ साथ उनके कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो रोबोटिक्स भी एक तरह की कंप्यूटर की और इंजीनियरिंग की एक फील्ड है कि कुछ ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं इंसानों की तरह ही कुछ ना कुछ काम बढ़िया तरीके से कर सकें, ठीक है। हम तो और
एआई और रोबोटिक्स, इन दोनों का जॉइंट मतलब इसी का जॉइंट जो चीज है कि एआई और रोबोटिक्स आपस में क्या हो रही है, मिक्स होके कुछ नई एडवांस मशीनें बन रही हैं, ठीक है, कि वो इंसानों की तरह ही बोल सकती हैं, चल सकती हैं, काम कर सकती हैं, समझ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडवांस लेवल की चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो एआई और रोबोटिक्स कहीं ना कहीं दुनिया को बदलने का काम कर रही हैं। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक पूरी तरह फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।